सो कैफ 6 चैप्टर 10 स्टेटिस्टिकल एनालिसिस मीन एक स्टैट का चैप्टर है हमारे सिलेबस में, चैप्टर नंबर 10। कितनी को वेटेज हो सकती है इस चैप्टर की? 10 नंबर तक, मैक्सिमम हुआ तो 15 नंबर तक। अदरवाइज मेरे ख्याल से कोई 6 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ से कुछ छोटा मोटा टेस्ट होना चाहिए। ठीक हो गया? छोड़ा नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि चीज़ें आपको आती हैं और ये पक्के मार्क्स हैं। अगर क्वेश्चन क्लिक कर गया तो ये पक्के मार्क हैं जो हमारा पेपर सेव करवाने में हेल्प देंगे। क्या है इसके अंदर? कुछ 4-5 टॉपिक हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं क्यूएम में। लेकिन मैं ज्यूम कर रहा हूँ नहीं पढ़े हुए, ज़ीरो से पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें। ठीक है, थोड़ी थोड़ी फेमिलियरिटी होगी लेकिन हम ज़ीरो से पढ़ेंगे क्यों इतने लेवल पे चीज़ें कुछ हैं भी नहीं, तो इसलिए हम कोई 4 से 5 लेक्चर में ये चैप्टर को कवर करेंगे। 4 से 5 लेक्चर्स में इस चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर के अंदर है क्या? इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है जी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या था ये? मीन, मीडियन, मॉड। मीन, मीडियन, मॉड एक टॉपिक ही है इस चैप्टर के अंदर। डाटा के अकॉर्डिंगली मीन कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है, मॉड कैलकुलेट करना है। यह थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली भी कि कहाँ पे क्यों यूज़ होते हैं। ठीक हो गया? एक टॉपिक ही है। एक टॉपिक है इसके अंदर क्या है जी, रिग्रेशन एनालिसिस। व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस? व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस अभी हमने कोई 2-4 दिन पहले पढ़ा फोरकास्टिंग में। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में दो वेरिएबल्स की आपस में डिपेंडेंस को देखना है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। क्या ख्याल है? लेकिन सिर्फ रिग्रेशन एनालिसिस नहीं, साथ इसमें यहाँ पे कोरिलेशन भी है, साथ कोरिलेशन भी क्या है देख लेंगे, चोखा काम नहीं है। ठीक हो गया? एक टॉपिक है जी हमारे पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देख लेंगे। ठीक हो गया? एक टॉपिक है जी हमारे पास, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जिसके अंदर कोई z डिस्ट्रीब्यूशन और t डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। z डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर और t डिस्ट्रीब्यूशन है। और एक टॉपिक है हमारे पास, काई स्क्वायर। मतलब ये टोटल 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं हमारे पास। 5 टॉपिक्स हमारे पास। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन आज थोड़ा सा इसका भी टेस्ट दोबारा से लेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आज के लेक्चर में कवर करेंगे और उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, काई स्क्वायर। ये कोई 5 टॉपिक हमने कवर करने हैं। हमारा ये चैप्टर कोई 4 से 5 लेक्चर में इजीली कवर हो जाएगा। ठीक हो गया? बेसिक लेवल से हम चीज़ों को लेके चलेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे अप्लाई करते चले जाएंगे, क्योंकि मेनली में क्या सीखनी है? प्रैक्टिस सीखनी है। क्योंकि अगर एक न्यूमेरिक क्वेश्चन आता है पेपर में तो हम वो अटैम्प्ट करने के काबिल हो सकें। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड। मीन 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 क्या होता है? हाँ, मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन। क्या ख्याल है? ये मीन होता है। क्या होती है? एवरेज होती है। क्या होती है? एवरेज। ऐसी बात है। इसमें एक मसला है मीन में, वो क्या था? इशू क्या है इसके अंदर? इशू है किस चीज का? आउटलायर्स का। आउटलायर्स मीन आपके पास 10 वैल्यूज दे दी गई। क्या ख्याल है? तो आपने क्या किया? सबको ऐड किया, 10 पे डिवाइड किया तो मीन आ गया, एवरेज आ गया। क्या ख्याल है? लेकिन अगर कोई वैल्यू बहुत बड़ी अमाउंट की थी, क्या ख्याल है? तो उसकी वजह से मीन अफेक्ट हो सकता है। एक अमाउंट बहुत ही छोटी वैल्यू की थी,
तो उसकी वजह से मीन अफेक्ट हो सकता है। तो इसमें आउटलायर्स का इशू है। मीन एवरेज तो बता देता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी अमाउंट अगर बाउंड्री पे आ जाती है, बहुत छोटी अमाउंट कोई बाउंड्री पे आ जाती है, तो उसकी वजह से मीन अच्छा आपको रिप्लाई, अच्छा आंसर या अच्छा एनालिसिस जो है एवरेज की बेस पर प्रोवाइड नहीं करता। मीडियन क्या था? मीडियन क्या था? फार्मूला क्या था इसका? n+1 ओवर टूथ आइटम, क्या कहला, या टूथ वैल्यू, क्या बताता है आपको? क्या बताता है आपको? सेंटर वैल्यू, सेंटर वैल्यू या मिडल वैल्यू? मिडल या फिर सेंट्रल वैल्यू। मीन जितनी भी हमारे पास आइटम्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको मीन में तो अरेंज नहीं करना, लेकिन मीडियन निकालते वक्त उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। स्मॉलर वैल्यू, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और देखना टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हैं, वो क्या है, n है। +1 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास nth आइटम आ जाएगी। 9 अगर आपके पास टोटल वैल्यूज़ हैं तो 9 + 1 10 डिवाइड बाय 2 किया तो 5th वैल्यू मीडियन आ जाएगा। नहीं, अगर 10 वैल्यूज़ हैं तो 10 + 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5.5 कि 5.5। 10 वैल्यूज़ हैं तो +1 किया 11 डिवाइड बाय 2 किया तो 5.5। 5.5 के लिए क्या करेंगे, पाँचवीं वैल्यू और छठी वैल्यू की एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। ठीक हो गया। व्हाट इज मॉड? मॉड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या फिर आइटम को हम क्या नाम देते हैं, मॉड का नाम देते हैं। और अगर सारी वैल्यूज एक एक बार ही डाटा के अंदर हैं तो उस डाटा का मोड नहीं होगा। हाँ, अगर कोई वैल्यू 2 दफ़ा आ गई, बाकी सारी एक एक बार हैं, तो वैल्यू क्या है, मॉड है। देखा, या काफ़ी सारी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, उसमें काफ़ी रिपीटेटिव हैं, तो देखेंगे कौन ज़्यादा रिपीटेटिव है वो क्या होगी, मॉड होगा। जो ज़्यादा रिपीटेटिव है वो क्या होगा, मॉड। मीन मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम। आए कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ से हमें को थोड़ा सा लॉजिक भी इनका क्लियर होगा कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो सकती हैं। तो एग्जांपल्स के अंदर हमें थोड़ा सा लॉजिक भी क्लियर होगा कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, और साथ हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जी, एन HR ट्रेनिंग असेसमेंट इज कंडक्टेड फॉर एन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज विच हैड अ टाइम लिमिट ऑफ 60 मिनट्स। तो क्या किया गया है, कोई HR ट्रेनिंग असेसमेंट की गई है किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसकी टाइम लिमिट है 60 मिनट्स। लाइक मोस्ट MCQs बेस्ड टेस्ट, और टेस्टिंग किसकी बेस पर हो रही है, MCQs की बेस पर। दिस टेस्ट वाज क्वाइट इजी टू, टेस्ट इजी भी है। To determine how easy the test was, the trainer record the amount of time taken by a sample of 9 candidates to hand in their test to the invigilator. तो उसने देखा जी कि टेस्ट इजी है, तो हमने देखना है कि कितने टाइम में जो है वो लोग टेस्ट सॉल्व करके इन्विजिलेटर को वापस देते थे। मीन स्पीड शायद चेक की जा रही है टेस्ट की। The time round to the nearest minutes are 32, 20, 44, 59, 43, 20, 53, 39, 38। टोटल देखिएगा 9 वैल्यूज है। Calculate the mean, median and mode time taken by the candidate. Good luck everybody. Mean summation x over n, summation x over n, समीशन एक्स सबको ऐड करो, डिवाइड बाय n। व्हाट इज n, 9। व्हाट इज मीन, तो क्वेश्चन नंबर 1 का मीन आ रहा है कितना, 38.7। 38.7। व्हाट इज मीडियन? मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डेटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में।
डेटा को अरेंज करने के लिए क्या हम अरेंजमेंट करेंगे, देखिएगा सबसे छोटी वैल्यू 20 है, 20 है, क्या ख्याल है? उसके बाद उससे छोटी वैल्यू कौन सी है? 20 ही है, क्या ख्याल है? उससे बड़ी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी 32, उससे बड़ी 39, और जो वैल्यू आपने अरेंज करते जा रहे हैं उस पर क्वेश्चन पे टिक करते चले जाना है ताकि रिपीट ना हो जाए। सो 20, 20, 32, 38, 39, 43, 44, 53, 59, क्या ख्याल है? क्या आपने अरेंजमेंट की है? 20, 20, उसके बाद क्या? 32, 38, 39, 43, 44, 53, 59, तो अरेंजमेंट होगी, 9 ही वैल्यूज हैं। n 9 plus 1 10 divided by 2, fifth value, what is fifth value? 39, what is 39? Median. क्या ख्याल है? What is mod? What is mod? Mod 20, most frequently value, क्या ख्याल है? जो most frequently occur हो रही है वही mod है। 20 most frequently occur हो रही है, हाँ 20 मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर हो रही है। कहते पार्ट बी, व्हाट डू द अबव 3 स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटेड इन पार्ट ए टेल यू। ये क्या कह रही हैं आपको? क्वेश्चन क्या था? एचआर ट्रेनिंग हो रही है जिसमें असेसमेंट हो रही है एमसीक्यू बेस के थ्रू, और उसने क्या किया, देखा कि कैंडिडेट जो हैं वो कितने टाइम में अपनी आंसर शीट जो है इन्विजिलेटर को पकड़ा देते हैं, क्या ख्याल है? तो मीन क्या शो कर रहा है? मीन क्या शो कर रहा है कि ऑन एवरेज 38.7 मिनट्स में, ऑन एवरेज 38.7 मिनट्स में जो है वो कैंडिडेट क्या करते हैं, टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं। मीडियन क्या शो कर रहा है? मीडियन क्या शो कर रहा है कि मोर देन हाफ कैंडिडेट जो है वो 39 मिनट्स में टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। मोर देन हाफ स्टूडेंट कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, 39 मिनट्स में जो है वो क्या कर रहे हैं, टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। क्या ख्याल है? मॉड क्या शो कर रहा है? 20 मॉड क्या शो कर रहा है? हाँ, मॉड क्या शो कर रहा है कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो 20 मिनट में शो कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्या ख्याल है? ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो 20 मिनट में अटेम्प्ट कर रहे हैं, हाँ, या कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 मिनट में भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्या ख्याल है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली, क्या ख्याल है? बल्कि देखा जाए तो शायद इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस के साथ हैं। तो अगर आप ये कह दो ना कि इसके अंदर मॉड है नहीं, फिर भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि कोई और चीज़ तो अगर हो ही नहीं रही बार बार। बस 2 का 20 आंसर आ गया तो हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादातर 20 मिनट में जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ और भी होते फ्रीक्वेंटली अकर तो फिर तो मॉड निकल सकता था। अगर ए की वैल्यू और है भी कौन सी, सबसे लोएस्ट है, तो इसकी बेस पर, मॉड की बेस पर एनालिसिस करना जो है वो इतना ठीक नहीं लग रहा। क्या ख्याल है? अगर तो कुछ और वैल्यूज़ भी बार बार अकर हो रही होती, इन कुछ और कैंडिडेट्स भी, सपोज 3-4 कैंडिडेट्स 43 में भी दे रहे होते, कोई 2-3 कैंडिडेट्स 38 मिनट्स में भी दे रहे होते, तो फिर तो हम कहते कि हाँ ज़्यादातर लोग 20 मिनट्स में सॉल्व कर रहे हैं। अब चूँकि ये एक तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और दूसरा अकर भी सिर्फ 2 दफ़ा ही हुई है। क्या ख्याल है? तो इसलिए मॉड की बेस पर यहाँ पे एनालिसिस परफॉर्म करना जो है वो सूटेबल नहीं है। हाँ, मीन की बेस पर हम कह सकते हैं कि ऑन एवरेज स्टूडेंट्स कितना टाइम ले रहे हैं, 38.7 मिनट्स ले रहे हैं टू अटेम्प्ट द टेस्ट। क्या कहना? और मोर देन हाफ स्टूडेंट जो है वो कितना टाइम ले रहे हैं, 39 मिनट्स तक भी ले रहे हैं। तो मॉड हम क्या कहेंगे, देयर इज नो मॉड।
क्यों? डेटा की बेस पर अगर देखा जाए तो एक तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 2 दफा अकर हुई है और कोई वैल्यू अकर हुई नहीं। अगर ये कोई मिडल वाली होती तो चले फिर तो मॉड कोई हमें आंसर दे रहा था, कोई एनालिसिस दे रहा था। अब एक चूंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो इसलिए इसकी बेस पर एनालिसिस कोई परफॉर्म करना जो है वो इतना लॉजिकल बनता नहीं है। ये बात समझ आती है? अगर ये यहाँ पे कहीं पे कोई आ रही होती वैल्यू तो फिर तो हम कहते हैं कि जी ज़्यादातर स्टूडेंट इतनी टाइम में कर रहे हैं, क्या कहला। अब यहाँ पे हम ज़्यादातर नहीं कह सकते, क्यों? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर इसमें देखा जाए तो शायद कोई भी नहीं है। क्यों? वो मिनिमम पे आ गया है या मैक्सिमम पे आ गया है, तो फिर मॉड नहीं कैलकुलेट होगा। मॉड तब कैलकुलेट होगा जब या तो मिडल में हो या फिर इसके अलावा कुछ और भी फ्रीक्वेंटली अकर हो रही हो। ये बात समझ आती है? जिसके बाद हमें एक और क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। द मार्केटिंग मैनेजर इज रनिंग अ कस्टमर सैटिस्फैक्शन सर्वे with the sample of 9 individuals who rate their overall satisfaction score on a scale of 1 to 10। मीन क्या कर रहा है? कस्टमर सैटिस्फैक्शन सर्वे कर रहा है और उनसे स्कोरिंग करवा रहा है 1 to 10। द मीन रिस्पॉन्स ही गेट इज 5.22। इसने जो भी सर्वे के स्कोर्स मिले उसका उसने मीन निकाल लिया और मीन क्या निकाला? 5.22। He knows that in general the company tends to retain customer with a score over 3, so he is satisfied। इन कंपनी का टारगेट क्या है कि ओवर 3 आ जाए तो अच्छा है। तो उसने देखा जी ऑन एवरेज कस्टमर का स्कोर कितना है? 5.22। क्या ख्याल है? ऑन एवरेज कस्टमर का स्कोर कितना है? 5.22। मीन कस्टमर के जो भी स्कोर मिले, किसी ने 7 किया, किसी ने 2 किया, किसी ने 6 किया, किसी ने 10 किया, किसी ने हो सकता है 1 किया, तो उसने सबको ऐड करके उनका मीन निकाल लिया और वो कितना आया? 5.22। तो कहना क्या चाह रहा है कि ऑन एवरेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर है कितना? 5.22। कंपनी का टारगेट कितना है? 3 तक। दिस मीन ये से अबव आ गया। दिस मीन इससे कंक्लूड किया उसने किया कि कस्टमर हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड है, मीन हमारे साथ हैं, हमारी प्रोडक्ट से, हमारे बिजनेस से सेटिस्फाई हैं, हमारे साथ हैं, मीन हमारा अच्छा चल रहा है। ठीक हो गया? यहाँ तक इतना उसने कैलकुलेट किया। सो ही इज सेटिस्फाइड बिकॉज द फिगर ऑफ 5.22 इंडिकेट्स दैट ही इज स्टिल अबव द थ्रेशहोल्ड ऑफ 3। मीन टारगेट जो 3 था उससे अबव है एवरेज। बट देन suddenly he loses 6 out of those 9 customer। उसने देखा कि ऑन एवरेज 5.22 सेटिस्फैक्शन स्कोर है, 3 हमारा टारगेट है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अचानक से क्या हुआ? 9 में से 6 कस्टमर छोड़ के चले गए। तो क्या कस्टमर सेटिस्फाई थे? नहीं, छोड़ के चले गए। दिस मीन सेटिस्फाई नहीं थे। He goes back to look at the data and find these scores। उसने क्या किया? वो जो 9 कस्टमर थे जिसके डेटा से उसने मीन निकाला था, उसके उसने स्कोर का डेटा लिया और वो क्या थे? 1 3 3 3 3 5 9 10 10। मीन ये कस्टमर की तरफ से रिस्पॉन्स था। क्या कहला? What could be the possible reason for this? इसकी रीजन क्या हो सकती है? इसकी रीज़न क्या हो सकती है? इसकी रीज़न हो सकती है मीन का जो इशू है, मीन का जो मसला है, और वो क्या है? आउटलायर्स। आउटलायर्स में क्या है कि उसमें कुछ स्कोर जो है वो 10 भी हैं। क्या कहला है? मीन हाईएस्ट पॉइंट पे हैं। एक स्कोर लोएस्ट 1 भी है। मीन कोई आपको एवरेज जो है वो निकालने में ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इसलिए मेनली यहाँ पे शायद मीडियन की बेस पर आंसर निकालना चाहिए। इसका मीडियन निकालेंगे कितना बनता है? 9 आइटम्स हैं। 5th आइटम क्या बनती है? 3 बनती है। 5th आइटम 3 बनती है। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मीडियन को देखा जाए तो मीडियन क्या शो कर रहा है कि more than 3 क्या शो कर रहा है? टारगेट जो है। क्या कहला है? 3 क्या शो कर रहा है? टारगेट है। और मिडल वैल्यू क्या निकली है? 3 निकली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ कस्टमर जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं और हाफ आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। मीडियन 3 क्या शो कर रहा है?
कि आपका टारगेट भी कितना है 3 है और मीडियन क्या निकला मिडल वैल्यू 3, तो ये क्या शो कर रहा है कि हाफ मीन मिडल में है ना मीडियन, तो हाफ कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं और हाफ कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसलिए मीन की बेस पर जो उसने एनालिसिस निकाला था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हायर है, वो अच्छा एनालिसिस नहीं था ड्यू टू आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या था कि उसके अंदर कुछ बाउंड्रीज वाली भी वैल्यूज़ थी, लाइक 10 भी थी और 1 भी थी। अगर तो इनके बीच में कोई मिडल वाली वैल्यूज़ होती लाइक 3, 4, 7, 9 इस तरह की वैल्यूज़ होती तो उसकी बेस पर मीन का आंसर ठीक निकल सकता था, मीन की बेस पर एनालिसिस ठीक हो सकता था। क्या कहला है? इसलिए आउटलायर्स जहाँ पे आ जाएं, मीन बाउंड्रीज वाली वैल्यूज़ आ जाएं, तो वहाँ पे हमें किस पे जाना चाहिए? मीडियन पे जाना चाहिए, मीन मिडल वैल्यू निकालनी चाहिए। और मिडल वैल्यू क्या शो कर रही है कि हाफ कस्टमर जो है वो आपका 3 से अबव है और हाफ 3 से बिलो है। दिस मीन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ आधे को कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हैं, बाकी आधे आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। और पार्ट बी क्या कह रहा है? गिव another example of a case where using median would be more useful than using the mean as a central measures। मीडियन की कोई और एग्जाम्पल भी दे दें। अगर आपने ये देखना हो कंट्री के अंदर लोगों का इनकम लेवल कितना है, लोगों का इनकम लेवल कितना है, तो वो आपको मीन नहीं मीडियन की बेस पर देखना चाहिए। क्यों? अगर कैलकुलेशन करते वक्त अगर आपने बीच में कोई बहुत ही रिच क्लास लोगों की इनकम ले आए तो उसकी वजह से फिर मीन की बेस पर जो एवरेज निकलेगी वो इतनी अच्छी नहीं निकलेगी। तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? वहाँ पे भी मीडियन को यूज़ करना चाहिए। तो एक और एग्जांपल क्या हो सकती है? टू एनालाइज इनकम लेवल ऑफ अ कंट्री पॉपुलेशन, तो वहाँ पे भी क्या यूज़ करना चाहिए? मीडियन यूज़ करना चाहिए ड्यू टू आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या है? वेरी रिच क्लास पीपल इनकम अगर इंक्लूड कर ली तो फिर उससे वजह से मीन क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा, मीन उसका एनालिसिस अच्छा नहीं आएगा। क्यों? जब मीन आपने निकालना है, एवरेज निकालनी, तो आपके पास वैल्यूज़ भी क्या होनी चाहिए? एक ब्रैकेट के अंदर वाली मीन एवरेज वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर उसमें बिल्कुल टॉप वाली वैल्यू आ गई कोई या बिल्कुल लोएस्ट वाली वैल्यू आ गई तो उस सूरत में मीन की सूरत में एनालिसिस अच्छा नहीं होगा। मीन की सूरत में एनालिसिस तब अच्छा होगा जब बिल्कुल टॉप और बिल्कुल लोअर वाली वैल्यूज़ जो हैं उसके अंदर ना हो। मीन वैल्यूज़ क्या हो? ब्रैकेट्स के बीच वाली हो। हाँ, जब आउटलायर्स आ जाए, मीन बिल्कुल टॉप वाली वैल्यू आ जाए, बिल्कुल लोअर वाली वैल्यू आ जाए, तो फिर आपको एनालिसिस किसकी बेस पर करना चाहिए? मीडियन की बेस पर करना चाहिए। क्यों? वो आपको अच्छी जो है वो एवरेज देगी, मीन उतनी अच्छी एवरेज नहीं देगा। जी, ये 2 क्वेश्चन कवर होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। मीन थोड़ा सा उसने यूजेज भी बता दिया कि मीन मीडियन यूज कहाँ पे हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें एक मिलता है। The financial analyst of an e-commerce company is assigned the task to determine the most frequently sold category of a product in the last week. The financial analyst of an e-commerce company, e-commerce mean जो ऑनलाइन बिजनेस करती है, बिजनेस उसे e-commerce बोला जाता है, is assigned the task to determine the most frequently sold category of a product in the last week, कि कौन सी हमारी प्रोडक्ट लास्ट वीक में ज़्यादा सेल हुई है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइटम आपने देखनी है। In order to complete the tasks, he retrieved the data of the purchase for the last week. The data is summarized in the table below. Which product category is the most frequently sold? तो अगर देखा जाए तो हमारे पास कैटेगरीज में आ क्या रहे हैं? बाइक्स एंड स्कूटर्स आ रहे हैं, आउटडोर इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, अपैरल आ रहे हैं, फिर बाइक्स एंड स्कूटर्स आ गया, फिर अपैरल आ गया, फिर अपैरल आ गया, वीडियो गेम्स प्रोडक्ट्स आ गया, अपैरल वीडियो गेम्स, और नेक्स्ट पेज पे भी कुछ चीज़ें हमारे पास, वीडियो गेम्स, आउटडोर इक्विपमेंट, अपैरल। तो देखा है शायद 4 तरह की प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं हमें। एक बाइक्स एंड स्कूटर नज़र आ रहा है, एक आउटडोर इक्विपमेंट नज़र आ रहा है। क्या ख्याल है? क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें हम, बाइक्स एंड स्कूटर्स नजर आ रहा है, अपैरल नजर आ रहा है, और क्या है? आउटडोर इक्विपमेंट, और क्या है? वीडियो गेम्स प्रोडक्ट।
तो नंबर देख लें, बाइक्स एंड स्कूटर कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है और बस 2 ही दफ़ा आ रहा है। तो ये क्या है, नंबर 2। अपैरल 6 टाइम्स आ रहा है, आउटडोर इक्विपमेंट 4 टाइम आ रहा है, वीडियो गेम्स 2 दफ़ा 3 दफ़ा 3 दफ़ा आ रहा है। सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सा है, अपैरल है, जिसकी ज़्यादा सेल हुई है। देखा, दोबारा से पढ़े मैं पहला पैराग्राफ। द फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ एन ई कॉमर्स कंपनी इज असाइंड द टास्क टू डिटरमाइन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली सोल्ड कैटेगरी ऑफ अ प्रोडक्ट इन द लास्ट वीक। मीन लास्ट वीक में कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा टाइम सेल हुई है, क्यों, शायद उसे कस्टमर ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, हमें उसकी और ज़्यादा मार्केटिंग करनी चाहिए, उसमें हमें और ज़्यादा चीज़ों को देखना चाहिए, क्यों, इससे बिज़नेस को हम और ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क ही रिट्रीव द डेटा ऑफ द परचेज फॉर द लास्ट वीक। द डेटा इज समराइज्ड इन द टेबल बिलो विच प्रोडक्ट कैटेगरी इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली सोल्ड। तो मॉड निकालना हमने, क्या ख्याल है कि मीन निकालना था, मीडियन निकालना था, मॉड निकालना था। जिसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4 भी मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 4, द मैनेजर ऑफ अ शू कंपनी इज असाइंड द टास्क टू डिटरमाइन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली सोल्ड शू साइज so that he can stock inventory accordingly. In order to complete the task, he retrieved the data of the shoes sold for the last week. The data is shown in the table below. Which central measures would he use to answer this? Mean, median या mod? Mod. And which shoe size is the most frequently sold? 39 size. देख ला, ये हमारी आई कैप बुक के क्वेश्चन थे, चारों के चारों। मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन शायद इस तरह का कैलकुलेशन का नहीं, एमसीक्यू बेस आ सकता है। ठीक हो गया, ये चारों के चारों क्वेश्चन हमारी आई कैप बुक के थे, जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी के कवर कर लिए। यहाँ तक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा जो है वो, एक और भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 भी है। An equity research analyst is working on the valuation of a pharmaceutical company. एक बिजनेस की वैल्यूएशन लगाई जा रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यूजिंग कंपेरेबल एनालिसिस। फॉर दिस पर्पज ही हैज डिटरमाइंड पूल ऑफ कंपनीज एंड यूजेस द मैट्रिक्स ऑफ ईवी ओवर EBITDA। व्हाट इज ईवी? इक्विटी वैल्यू या एंटरप्राइज वैल्यू भी इसे बोलते हैं, डिवाइडेड बाय EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, D डेप्रिसिएशन और A अमोर्टाइजेशन। EV इक्विटी वैल्यू या एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA। इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली वो क्या करना चाह रहा है, कोई वैल्यूएशन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की लगाना चाह रहा है बाय कंपेयरिंग विद अदर कंपनीज। और कंपनी है उसके पास ABCDE मीन 5 कंपनीज हैं, और उसने क्या निकाली है, ये मल्टीपल मैट्रिक्स जो उसने यूज़ की है उसकी वैल्यूज़ निकाली हैं 2.4x, 0.6x, 1.3x, 9.7x, 2.6x. Why would the analyst use the median instead of the mean in this case? मतलब खुद ही उसने बता दिया कि एनालिस्ट ने मीडियन यूज़ किया है, तो आपने बताना है कि उसने मीन क्यों नहीं यूज़ किया। तो मीन क्यों नहीं यूज़ किया? ड्यू टू आउटलायर्स। मीन क्यों नहीं यूज़ किया? ड्यू टू आउटलायर्स। क्या कहला है? और उसके बाद उसने क्या कह दिया जी, कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन कैलकुलेट भी कर दें, तो मीडियन कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहले डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। क्या कहला है? पहले डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज कीजिएगा ज़रा, पहली शायद 0.6x है, 1.3x, 2.4x, 2.6x,
9.7x, यही 5 वैल्यूज है, टोटल 5 वैल्यूज हैं। सो n 5 + 1 / 2 आइटम कितना आ गया 3, तो क्या आ गया थर्ड आइटम मीडियन इज इक्वल टू 2.4x। बस इतना सा काम, बहुत औखा चैप्टर है ना ये, बहुत औखा चैप्टर है, मारे गए लुटे गए। हाँ ये चैप्टर पता नहीं क्या कर देगा, कुछ भी नहीं है, बस यही था मेजर और सेंटर टेंडेंसी के 5 क्वेश्चन से हमने कर लिए। मीन मीडियन मॉड क्या होता है हमें ऑलरेडी पता था, किया क्या हमने, सिर्फ ये क्वेश्चंस को देखा है। हाँ सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का ये हो गया, ये भी हमने कर लिया हुआ है, y = a + bx रिग्रेशन एनालिसिस। y = a + bx क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के एक डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से, क्या कहला है, जिसमें ये क्या था हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये मेनली इनका रिलेशनशिप शो करता है, और ये क्या होता है फिक्स्ड एलिमेंट। वही हमारी एग्जांपल कि हमने बात की थी कि सेल डिपेंड कर रही हैं किसके ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, क्या कहला है, तो हमने क्या कहा जी, सपोज y = 500,000 + 8x, x क्या है मार्केटिंग, y क्या है सेल, के सेल डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि हम मार्केटिंग करें ना करें 5 लाख तक हमारी सेल फिक्स है, जो मार्केटिंग की वजह से अफेक्ट नहीं होती, क्या कहला है। बी क्या शो कर रहा है कि अगर ये 1 रुपया हम इस पे लगाएं, किस पे, मार्केटिंग पे, तो हमारी सेल इंक्रीज होगी कितने से, 8 रुपए से। अगर हम 1 रुपया मार्केटिंग पे लगाएं तो हमारी सेल इंक्रीज होंगी कितने से, 8 रुपए से। कैसे, 5 लाख + 8 × 1 क्या आया, 5 लाख 8, क्या कहला, ये हमने 2 किया तो क्या आ गया 5 लाख एंड 16, कितने का चेंज आया, ये 1 इंक्रीज करने से इसमें कितने का चेंज आया, 8 का चेंज आया। दिस मीन ये बी शो कर रहा है मेनली रिलेशनशिप कि x में 1 चेंज लाने से y में कितना चेंज आएगा, b चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, b चेंज आएगा, b मीन 8 का चेंज आएगा, b 20 है। दिस मीन 1 रुपया मार्केटिंग पे लगाने से सेल 20 रुपीज से इंक्रीज होगी, जिसकी बेस पर हम फ्यूचर की क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, जिसकी बेस पर हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं। मीन हमें देखना है हमारा सेल टारगेट इतना मीट करना है, तो उसके लिए मार्केटिंग भी करनी है, तो मार्केटिंग बजट हमारा कितना होना चाहिए, या इतना मार्केटिंग बजट करें तो उससे सेल में कितना चेंज आएगा, मार्केटिंग का बजट हमें कितना रखना चाहिए ताकि हम अपना सेल का टारगेट मीट कर सकें, क्या कह रहा है। लेकिन ये जो एनालिसिस रिग्रेशन प्रोवाइड कर रहा है हमें कि 1 रुपया मार्केटिंग पे लगाने से सेल 8 रुपए से इंक्रीज होगी, इसकी वैलिडिटी जो है वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, कोरिलेशन के ऊपर, किस चीज के ऊपर, कोरिलेशन के ऊपर, कोरिलेशन, किस चीज के ऊपर इसकी वैलिडिटी डिपेंड कर रही है, कोरिलेशन के ऊपर, जिसमें हमें निकालना होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको R से डिनोट किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकलता है, R से, उस R का स्क्वायर ले लें तो उसे नाम दिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ
डिटर्मिनेशन, क्या उसे नाम दिया जाता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मीन आर स्क्वायर। आर निकल आता है एक फार्मूला से, उसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मीन आर स्क्वायर। ये जो आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू आएगी परसेंटेज में। सपोज इसकी वैल्यू आई है 98.6% आर स्क्वायर की वैल्यू, या सपोज इसकी वैल्यू आई है 80.4%, या सपोज इसकी वैल्यू आई है 75%। तो इसकी बेस पर हम रिग्रेशन एनालिसिस की वैलिडिटी को जज करते हैं कि हमने आ रही रिग्रेशन एनालिसिस इक्वेशन क्या कह रही है कि 1 रुपया मार्केटिंग पे लगाने से 8 रुपए से सेल इंक्रीज होगी। अब ये बात कितनी सच्ची है, कितनी वैलिड है, ये डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मीन आर स्क्वायर के ऊपर। ये आर स्क्वायर 100 के जितना करीब होगा उतनी रिग्रेशन एनालिसिस की बात में ज्यादा सच्चाई है। इसका मतलब क्या हुआ? आर स्क्वायर आया 98.6%, इसका मतलब क्या हुआ कि 98.6% कंपनी की सेल मार्केटिंग पे ही डिपेंड करती हैं। दिस मीन मार्केटिंग पे पैसा लगाओगे सेल इंक्रीज होगी, ये बात अच्छी है, सच्ची है। सिर्फ 1.4% रिमेनिंग क्या बचा 100 में से? 1.4% सेल अदर फैक्टर से इफेक्ट होती है। अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? प्रोडक्ट की प्राइस हो सकती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो सकती है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, कस्टमर का टेस्ट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकती है, इन्फ्लेशन हो सकता है। मीन रिग्रेशन एनालिसिस हम क्या करते हैं? दो वेरिएबल के आपस में डिपेंडेंस जो है वो हम देखते हैं। दो वेरिएबल के आपस में डिपेंडेंस देखते हैं कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे में कितना चेंज आएगा। तो हमें पता चला जी कि मार्केटिंग पे 1 रुपया लगाने से सेल में 8 रुपए का चेंज आएगा। ये बात कितनी सच्ची है? किस चीज पे डिपेंड करेगा? कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल। कोरिलेशन का मतलब क्या है? बॉन्डिंग बिटवीन दीज टू वेरिएबल क्या है? मीन इनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रांग है रिलेशनशिप या फिर कम स्ट्रांग है। और वो बॉन्डिंग या स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक फार्मूला, जैसे बी का फार्मूला था, बी का फार्मूला क्या था? n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई ओवर n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ समीशन एक्स। यही वैल्यूज लाइक समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, ये हम एक और फार्मूला में पुट करते हैं तो वहां से r कैलकुलेट हो जाता है। और जब r आ गया तो उसका क्या करना है? कैलकुलेटर पे स्क्वायर लेना है, तो क्या आ जाता है? r स्क्वायर। और r स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से आएगी 0.986 मतलब क्या हुआ? 98.6, 0.804 मतलब 80.4, 0.750 मीन 75%। क्या कहला है? और ये वैल्यू जितनी 100 के करीब है उतना ही रिग्रेशन एनालिसिस की वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। मतलब क्या हुआ? अगर इस रिग्रेशन एनालिसिस की वो जो वैल्यू समीशन एक्स वाई हमने पुट किया था आर में और उसे आर स्क्वायर इतना आ गया, तो दिस मीन क्या हुआ कि रिग्रेशन एनालिसिस की बात ज्यादा वैलिड है, ज्यादा सच्ची है। क्यों? 98.6% कंपनी की सेल्स मार्केटिंग पे ही डिपेंड कर रही हैं। जस्ट 1.4%, 100 में से ही माइनस करें तो कितना? 1.4% अदर फैक्टर से इफेक्ट होती है। नहीं, अगर इस केस में आर स्क्वायर आया 75%, दिस मीन ये रिग्रेशन एनालिसिस की सच्चाई कितने परसेंट है? 75%। 25% सेल्स मार्केटिंग नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से भी इफेक्ट होती हैं। अदर फैक्टर्स क्या हैं? प्राइस है, कस्टमर की प्रेफरेंस है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, इन्फ्लेशन है। ये बात समझ आती है? मीन ये यहाँ यूज कहाँ पे होते हैं? फोरकास्टिंग में ये कैसे यूज होता है, जिसकी बेस पर हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं कि इस पर 1 रुपया लगाओ तो ये इतना इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बात सच्ची कितनी है डिपेंड करती है किस चीज़ पे? कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल। कोरिलेशन क्या है? कि दोनों वेरिएबल के बीच में बॉन्डिंग रिलेशनशिप की कितनी स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ
बॉन्डिंग, मीन इनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कितनी है, और वो स्ट्रेंथ कौन बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मीन आर निकालना पड़ता है, क्यों, उसका फार्मूला है। उस आर का स्केयर लें तो क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और वो हमें बताएगा कि परसेंटेज 100 के जितनी करीब है उतनी रिग्रेशन एनालिसिस की सच्चाई ज़्यादा है, वैलिडिटी ज़्यादा है। ये जितनी 100 से दूर होगी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, उतना ही रिग्रेशन एनालिसिस की वैलिडिटी कम है, मीन सच्चाई कम है। बात समझ आती है? इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। रिग्रेशन एनालिसिस को लीनियर रिग्रेशन भी बोलते हैं। क्या कह रहा, जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं x और y की। क्या कह रहा है, हम ये फाइंड करना होता है x कौन सा है, y कौन सा है। हम एक और कॉलम एक्स वाई का समीशन ले लेते हैं, एक और कॉलम में एक्स स्केयर का समीशन ले लेते हैं, फार्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास b आ जाता है, और b किसके इक्वल होता है, n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाई n इंटू समीशन एक्स स्केयर माइनस स्केयर ऑफ समीशन एक्स। a कैसे कैलकुलेट होता है, y बार माइनस b x बार। व्हाट इज y बार, समीशन y ओवर n। व्हाट इज x बार, समीशन x ओवर n। दिस मीन a निकालने के लिए हमें पहले b निकालना पड़ता है, a निकालने के लिए हमें पहले b निकालना पड़ता है। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड इंटरप्रेट द कोफिशिएंट। क्या करना है आपको, लाइन ऑफ बेस्ट फिट सिर्फ निकालनी है, कोफिशिएंट को इंटरप्रेट करना फिलहाल छोड़ दें, अभी सिर्फ लाइन ऑफ बेस्ट फिट मुझे निकाल दें। द ऑनर ऑफ एन अपैरल स्टोर वांट्स टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड द लेवल ऑफ सेल्स। ही कलेक्ट्स डेटा फॉर अ सैंपल ऑफ 12 मंथ्स एज शोन बिलो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस उसने ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एन है आपका, और साथ उसने सेल ले ली। व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई। सेल मार्केटिंग पे डिपेंड कर रही है, मार्केटिंग सेल पे डिपेंड कर रही है, सेल मार्केटिंग पे डिपेंड कर रही है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक्स या वाई, वाई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक्स। तो पहला कॉलम हमारे पास एक्स का है, दूसरा कॉलम वाई का है। इसका समीशन लिया जा सकता है, समीशन एक्स समीशन वाई मुझे बताएंगे जरा क्वेश्चन नंबर 6 में। सिक्स 1 3, व्हाट इज समीशन वाई, व्हाट इज समीशन वाई, 144.9, समीशन वाई 144.9, 144.9 मिलियन में है, तो एक्स भी एक्स 1000 में है, तो क्या करो, उसे कन्वर्ट करो ना, 1000 में कन्वर्ट करो उसे भी, 1444900। क्या कह रहा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, समीशन एक्स वाई चाहिए, और समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए, समीशन एक्स वाई और समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए आपको।
समीशन एक्स वाई का मुझे आंसर दे दें। समीशन एक्स वाई कितना निकला? समीशन एक्स वाई कितना निकला आपका? 788 2.2 और समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर भी दे दें प्लीज़ मुझे। थ्री नाइन फाइव सिक्स वन। तो बी के फार्मूला में पुट कर दें, बी के फार्मूला में पुट कर दें। समीशन वाई 144,900 निकल रहा है। वाई वन 144.9। तो बाकी आपने पॉइंट में लिए तो ये भी फिर उसी में रहने दो। वन ये ठीक है। चलें आप बी और ए निकाल दें प्लीज़। थाउजेंड में लेंगे ना समीशन एक्स वाई भी 1000 में लो, फिर 00 आ जाएगा। और समीशन एक्स स्क्वायर ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ठीक है। चलें आप बी निकालें जी। बी कैसे निकलेगा? बी इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई हमारे पास कितना है? n 12 है इंटू 7882200 माइनस समीशन एक्स कितना है हमारे पास? 613 इंटू समीशन वाई 144,900 डिवाइडेड बाय n 12 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर 39561 माइनस स्क्वायर ऑफ समीशन एक्स 613 का स्क्वायर। देखिएगा बी क्या आ रहा है? 58.23 58.23 या 0.5823 58 या 0.58 58 58.23 58.23 थाउजेंड्स में फिगर आ गई है। क्या कह रहे? थाउजेंड में फिगर आ गई। ए इज इक्वल टू व्हाट? वाई बार। वाई कितना है? 144,900 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 58.23 इंटू 613 डिवाइडेड बाई 12। ए देखिएगा कितना आ रहा है। $9100 क्या कह रहा? कंप्लीट 9100 0.417 मीन 1000 में ये भी फिगर आ गई। सो y इज इक्वल टू 9100 प्लस 58.23x। क्या कह रहा? यही वैल्यू आएगी। थाउजेंड्स में हमने ली, अगर इन्हीं को मिलियंस में ले लें तो 9.1 आ जाएगा। क्या कहला है? और वो क्या आ जाएगा? 0.05823 0.05823 आ जाएगा। हाँ
थाउजेंड्स में ये आ गई, अगर मिलियंस में लेना हो तो फिर क्या आ जाएगी 9.1 प्लस 0.05823x। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन गई। बस इतना ही काम अभी इसमें हमने करना था। चलिए अब आगे मूव होते हैं। सो रिग्रेशन कोरिलेशन का हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लिया। अभी इसके ऊपर हम फ्यूचर में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हाइपोथेसिस के साथ कंबाइन करके। ठीक हो गया। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा कंप्लीट हो गया। बस ये इतना ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। बचपन में क्यूएम में हमने कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी थी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ी थी, बायनोमियल भी पढ़ी थी, हाइपर ज्योमेट्रिक भी पढ़ी थी, पॉइजन भी पढ़ी थी। हमारे इस सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल नहीं है, पॉइजन नहीं है, हाइपर ज्योमेट्रिक नहीं है। ठीक हो गया, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कर्व हमें याद है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व हमें याद है? कोई बेल शेप कर्व बनता था इसका, बेल शेप कर्व बनता था इस तरह का, याद आ गया? जिसके इधर सेंटर में क्या होता था, मीन होता था, और इसका पूरा एरिया जो है सिमेट्री कर्व है तो इक्वल टू 1 होता था, और ये साइड जो है वो 0.5 होती थी और ये साइड भी 0.5 होती थी। बचपन में अगर जाएं तो ऐसी था। इसकी इस साइड पे पॉजिटिव होता था, इस साइड पे नेगेटिव होता था। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एरिया होता था और राइट साइड पे पॉजिटिव एरिया होता था। मीन ये क्या है, पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया। ठीक हो गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो कंपोनेंट थे, एक था मीन और एक था स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फार्मूला था z इज इक्वल टू x माइनस म्यू, मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या ख्याल है, ऐसी बात है? हाँ, एक चीज होती है सैंपल और एक चीज होती है पॉपुलेशन। सैंपल का जो मीन है, सैंपल का जो मीन है उसे x बार से डिनोट किया जाता है, पॉपुलेशन के मीन को म्यू से डिनोट किया जाता है। ऐसी बात थी। सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन उसे s से डिनोट किया जाता है और पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ वैल्यू या फिर पॉपुलेशन साइज। क्या ख्याल है? साइज, इन सिंपल वर्ड साइज। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला था x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक हो गया। अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी कैलकुलेशन के लिए फार्मूला हमारे पास z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। इसकी कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, एक टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन z के टेबल से भी वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं, या हम कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेटर पे कर सकते हैं अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक हो गया। इसमें देखा जाए तो एक चीज़ होती थी P, एक चीज़ होती थी Q एरिया और एक होता था R एरिया। P, Q, R। P जो है इस साइड का एरिया होता है, लेफ्ट साइड का। R जो है वो
राइट साइड का एरिया होता है। लाइक इधर देखिएगा ज़रा, ये हमने सपोज एक कर्व बनाया, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, क्या ख्याल है? तो P क्या शो करेगा? किसी भी एक पॉइंट से ये जो लेफ्ट का एरिया है इसे कैसे डिनोट किया जाएगा? P से। किसी भी एक पॉइंट से जो लेफ्ट का एरिया है उसे किसे डिनोट किया जाएगा? P से। क्या ख्याल है? पॉइंट से टुवर्ड्स लेफ्ट जो टोटल एरिया है वो क्या है? P है। उस तरह से R क्या होगा? किसी भी एक पॉइंट से, सपोज ये एक पॉइंट है, क्या ख्याल है? उससे जो राइट साइड का एरिया है उसे R से डिनोट किया जाएगा। तो Q क्या है? ये सेंटर में मीन है, क्या ख्याल है? सपोज ये एक Z पॉइंट है, तो ये जो एरिया है इसको किसे डिनोट किया जाएगा? Q से डिनोट किया जाएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। सो पॉइंट से लेफ्ट साइड का एरिया अगर हमने निकालना है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? P फंक्शन यूज़ करेंगे। पॉइंट से राइट साइड का एरिया अगर हमने निकालना है तो उसके लिए हम R फंक्शन यूज़ करेंगे। और अगर एक पॉइंट से 0 तक का मीन सेंटर का आपने एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? Q यूज़ करेंगे। सो ये थोड़ा सा हमने जानने की कोशिश की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व क्या होता है। बेल शेप कर्व होता है, इसके सेंटर में क्या होता है? मीन होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ थी कि मीन, मीडियन, मॉड तीनों चीज़ें इसमें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या ख्याल है? और ये सिमेट्रिकल कर्व है, मीन इसका एरिया टोटल इक्वल टू 1 होगा। हाफ एरिया 0.5, दूसरा हाफ एरिया 0.5 होगा। और इसकी जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे नेगेटिव एरिया होता है और जो राइट साइड है वहाँ पे पॉजिटिव एरिया होता है। ठीक हो गया? और अगर हमने फाइंड करना है एक पॉइंट से लेफ्ट साइड का एरिया तो उसके लिए हम क्या फंक्शन अप्लाई करेंगे? P। अगर हमने फाइंड करना है एक पॉइंट से राइट साइड का एरिया तो उसके लिए हम क्या फंक्शन यूज़ करेंगे? R। वो चाहे यहाँ से फाइंड करना है, चाहे यहाँ से फाइंड करना है, चाहे यहाँ से फाइंड करना है, राइट साइड का एरिया फाइंड करना है तो R। और अगर एक पॉइंट से हमने 0 एरिया की तरफ जाना है, सेंटर की तरफ जाना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? Q फंक्शन यूज़ करेंगे। कहाँ पे? कैलकुलेटर पे। कैसे कैलकुलेट होगा अभी कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। यहाँ तक बात समझ आती है? एक क्वेश्चन में मिला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परेशान नहीं होना, बहुत इजी काम। अभी देखिएगा कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 7। ConWrap is a digital app. ConWrap is a digital app, mobile phone app, on which the user can see videos of pitches of new products so that they can choose products project to fund. मीन एक डिजिटल ऐप है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो है वो वीडियोस आ रही हैं ताकि उसके अंदर से देख सकें कौन सी प्रोडक्ट हमें चूज़ करनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए। The owner of the app has studied the pattern of the number of daily hits. उसने देखा कि कितने हिट्स डेली बेसिस पे हो रहे हैं हमारी ऐप पे, मीन कितने लोग विजिटर्स आ रहे हैं, and calculated that it is normally distributed with a mean of 10,000. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड अंडरलाइन करेंगे जरा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्वेश्चन में जब भी मीन दिया होगा तो ऑलवेज क्या होगा? पॉपुलेशन मीन दिया होगा। ऑलवेज क्या होगा? पॉपुलेशन मीन होगा और पॉपुलेशन का ही स्टैंडर्ड डिवीजन दिया होगा। ठीक हो गया? तो उसने मीन बता दिया आपको कितना? 10,000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2400. Calculate the probability that the number of hits is more than 12,000 in a day.
आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी जो है वो मोर देन 12,000 हिट की कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर क्या, 7। हमने देख लिया जी म्यू कितना है इसके अंदर, म्यू कितना है 10,000 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2400। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये लिख लिया। अब हमें फाइंड करनी है हिट मोर देन 10,000 के, क्या कहला है। तो रिक्वायरमेंट ए हमारी क्या शो कर रही है कि पी प्रोबेबिलिटी हमने आइडेंटिफाई करनी है एक्स ग्रेटर देन 10,000 की, एक्स ग्रेटर देन 10,000 की। 12,000 10,000 12,000 पार्ट ए 12,000, ठीक हो गया। दिस मीन हमें क्या करना है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन एक्स माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन वही जी का फार्मूला पुट कर दिया आपने, ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, जी ग्रेटर देन एक्स कितना है हमारे पास 12,000 माइनस म्यू कितना है हमारे पास 10,000 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारे पास 2400। तो प्लीज़ मुझे वैल्यू दे देंगे, पी जी ग्रेटर देन कितना है 0.833। अब अगर आपने ग्रेटर लार्जर एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे आर, मोर ग्रेटर या लार्जर फंक्शन यूज करेंगे। और अगर आपने लेस एरिया स्मॉलर एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे पी। ग्रेटर एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज करेंगे आर, और अगर स्मॉलर एरिया आपने फाइंड करना है तो उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज करोगे पी। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालने के लिए क्या आर या पी, आर इंटू 0.833 करना है कैलकुलेटर पे, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अब वो कैलकुलेटर पे कैसे करना है, खोल लें जरा कैलकुलेटर अपना कैलकुलेटर खोल लें प्लीज। उसमें देखिएगा आपको एक मॉड की की मिल रही है, ये मैंने भी अपना कैलकुलेटर खोला, ऑन किया, इसके ऊपर एक जगह पे मॉड लिखा हुआ है मेरे पास, ऑन के साथ ही लिखा हुआ आ रहा है, तो मैंने प्रेस किया मॉड, तो मेरे पास एक टेबल सा खुल गया 1 2 3 4 5 6 7 8। आप क्या पढ़ रहे हो स्टैट, तो इसमें जाओ नंबर 3 में, 3 प्रेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास आगे कुछ और जंगल कहानी सी आ गई। अब यहाँ पे आपने AC को प्रेस करना है, AC प्रेस कर दिया, AC प्रेस कर दिया, मीन अब आपका कैलकुलेटर स्टैट मोड में चला गया। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट, उसके बाद प्रेस कीजिएगा 1 स्टैट 1। अब आप किस में चले गए, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन 5 में चले जाएं प्लीज, 5 में। तो आपके पास आ गया P Q R। अगर आपने निकालना है, अब आपने R निकालना है, P निकालना है, Q निकालना है, R तो प्रेस करें 3 और वहां पे पुट करें 0.833, क्या आ गया 0.24, ये आपका आंसर है। अब इसकी कैलकुलेटर की वो हम की बनाएं, क्या बनाया हमने, क्या ख्याल है, की बनाएं यहाँ पे कैलकुलेटर की। तो देखिएगा क्या किया, सबसे पहले हमने मॉड, वहाँ से हम गए 3, वहाँ से हम गए कहाँ पे AC पे, फिर हम गए शिफ्ट पे और शिफ्ट प्लस हमने 1 किया और फिर हमने 5 जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रेस किया। तो हमारे पास आगे जो है वो क्या आ गया PQR, जहाँ भी जाना है वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3 क्वेश्चन करोगे, चौथे में आपको ये याद हो जाएगा। जी नेक्स्ट पार्ट बी क्वेश्चन का।
Calculate the probability that the number of hits is less than 9,000 in a day. Good luck everybody. Number of hits is less than 9,000 in a day. नहीं है इसमें, इसका कैलकुलेटर अच्छा नहीं है। फिर इनको टेबल यूज करना पड़ेगा, इनको टेबल यूज करना पड़ेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यूज करना पड़ेगा। जी टेबल, अगर आप जाएं गूगल पे, अभी मोबाइल आपके पास है तो देखिएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जी टेबल निकालें। उस जी टेबल में आपको जो है वो इस तरह से ऊपर वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, और इधर भी आपको इस तरह से वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी, 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, और हमने निकालना है 0.833। तो यहाँ से 0.8 मिलेगा और यहाँ से आपको 0.03 अटैच करोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आपको टेबल में मिल जाएगी। इन टेबल से अगर निकालना हो तो हमने 0.833 की वैल्यू निकाली है ना, क्या ख्याल है? तो इधर तो 0.8 नहीं मिलेगा आपको, 0.8 यहाँ से मिलेगा और साथ अगला डिजिट आपको कॉलम में लेना पड़ेगा। तो 0.8 और इधर 0.03, इनको कंबाइन करेंगे तो क्या बन गया, 0.83। तो यहाँ पे आपको टेबल में एक वैल्यू मिलेगी, वो आपने आंसर में पुट कर देनी है। उसके लिए टेबल आपको एग्जामिनर पेपर में प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए एग्जामिनर आपको पेपर में टेबल प्रोवाइड करेंगे। जी पार्ट बी क्या है, लेस देन 9,000। पार्ट बी लेस देन 9,000, तो P इज इक्वल टू X लेस देन 9,000, क्या ख्याल है? सो P इज इक्वल टू Z लेस देन X माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सो P इज इक्वल टू Z लेस देन 9,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 2400। तो मुझे ज़रा माइनस में आंसर बताइएगा। 0.4167। अब क्या आ गया, लेसर ग्रेटर हो तो R फंक्शन, लेसर हो तो P फंक्शन, माइनस 0.4167। प्लीज वैल्यू आपने माइनस 0.4167 पुट करनी है। देखिए जरा क्या आंसर आता है। 3 में गए, AC में गए, शिफ्ट में गए, 1 में गए, 5 में गए, तो उसके बाद P हमारे पास 1 है। सो माइनस 0.4167 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.3385, 0.3385, 84585, 4 डेसिमल में ले लो जी। क्लियर होती है बात? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए और बी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और पार्ट सी मैं करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अ कार मैन्युफैक्चरर हैज जस्ट लॉन्च्ड अ गैस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार। The manufacturer calculates that the car travels an average of 65 km on 1 gallon of fuel. The distance traveled by car on 1 gallon of fuel is normally distributed with a standard deviation of 4 km. मीन भी दे दिया उसने, एवरेज क्या है, मीन है, एवरेज मीन है 65, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 4। आपने कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ट्रैवलिंग मोर देन 70 किलोमीटर इन 1 गैलन। जरा कैलकुलेट करेंगे, जरा कैलकुलेट करके सिर्फ मुझे आंसर दे दें। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट ए का आंसर दे दें और पार्ट बी का आंसर दे दें प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट ए का आंसर दे दें और पार्ट बी का आंसर दे दें मुझे प्लीज़। ज़ीरो पॉइंट 1056 0.1065 बी का भी आंसर दे दें। सेम ना दे देना कहीं। सेम ही आ गया। हाँ 0.10565 ए का भी वही आंसर, बी का भी वही आंसर। हाँ चलिए आप इधर आइएगा ज़रा देखिएगा। ये जो पार्ट ए था, पार्ट ए 0.833 से ग्रेटर एरिया हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। क्या कह रहा है? 0.833 से ग्रेटर एरिया हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। यही था 0.833। इधर क्या कर रहे थे? -0.4167 से हम बड़ा एरिया आइडेंटिफाई कर रहे थे। हाँ ऐसे ही हो रहा था। इसमें हम एरिया टू दी राइट आइडेंटिफाई कर रहे थे, आर एरिया टू दी राइट आइडेंटिफाई कर रहे थे, और इसमें हम एरिया टू दी लेफ्ट आइडेंटिफाई कर रहे थे। कहाँ से? -4.617 -4.617 शायद यहाँ पे कहीं पे आया, तो इधर वाला एरिया हमने आइडेंटिफाई किया। हाँ उसमें क्या था? 0.833 शायद यहाँ पे कहीं पे आया, क्यों? यहाँ तक तो 0.5 था पॉजिटिव। क्या ख्याल है? टोटल ये क्या है? 1। टोटल ये क्या है? 1। और हम ग्रेटर एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ग्रेटर एरिया आर फाइंड कर रहे थे। दिस मीन 0.5 ये था, तो आगे 0.833 यहाँ पे था, तो वहाँ से हमने क्या किया था? ये वाला एरिया जो है, सपोज यहाँ पे 0.833 था, तो इधर वाला एरिया हमने आइडेंटिफाई किया था। बात समझ आ रही है? मीन आर की सूरत में 0.833 यहाँ पे आया था, क्यों? 0.5 तक यहाँ पे है। अगर 0.5 से छोटा होता, लाइक 0.35 का एरिया आइडेंटिफाई करना है, तो फिर शायद यहाँ पे पॉइंट होता, तो ये एरिया आइडेंटिफाई करना था। 0.833 है, दिस मीन 5 से आगे चले गए, तो 0.833 मीन यहाँ पे जी पॉइंट आ गया, और ये एरिया हमने आइडेंटिफाई किया था पार्ट ए में। इसमें क्या था? माइनस का एरिया। तो माइनस का एरिया तो होता ही इस तरफ है, और कितना था? 0.4। 0.4 दिस मीन यहाँ पे करके 0.4 आया, तो इधर वाला एरिया ये हमने आइडेंटिफाई किया। अब आती है पार्ट सी इस क्वेश्चन का, देखिएगा जरा क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ट्रैवलिंग बिटवीन 55 एंड 70 किलोमीटर इन 1 गैलन। मीन 2 रेंजेस आ गई। अब यहां पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिएगा जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, 2 वैल्यूज क्या हैं? 55 एंड 70। तो हम क्या लिखेंगे? 55 लेसर देन और इक्वल टू x लेसर देन और इक्वल टू 70। क्या कहला? प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ट्रैवलिंग बिटवीन 55 एंड 70 किलोमीटर इन 1 गैलन। मीन x जो है वो किसके बीच में है? 55 और 70 के बीच में है। तब क्या होगा जी? P इज इक्वल टू 55 माइनस कितना था इसमें? मीन 65, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? 4
लेसर देन आर इक्वल टू z लेसर देन आर इक्वल टू x कितना पुट किया 70 माइनस 65 ओवर 4। तो यहाँ पर देखिएगा दो वैल्यूज आएंगी p इज इक्वल टू माइनस 2.5 लेसर देन आर इक्वल टू z लेसर देन आर इक्वल टू 1.25 पॉजिटिव है। अब जब इन बिटवीन दो वैल्यूज आपने जाना है तो वहां पे p फंक्शन भी नहीं, r फंक्शन भी नहीं, क्या फंक्शन यूज करना है, q फंक्शन यूज करना है। और क्या करना है आपने, q के अंदर पहली वैल्यू पुट करनी है माइनस 2.5 प्लस q के फंक्शन के अंदर दूसरी वैल्यू पुट करनी है 1.25, तो आपके पास दोनों वैल्यूज को प्लस करके आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आंसर आता है 0.88814 दिस मीन अगर आपने ग्रेटर लार्जर एरिया आइडेंटिफाई करना है तो फिर आर फंक्शन, लेसर एरिया आइडेंटिफाई करना है तो पी फंक्शन, और अगर दो पॉइंट के बीच में आइडेंटिफाई करना है तो फिर कौन सा फंक्शन, क्यू फंक्शन, और दोनों पॉइंट के ऊपर आपको क्यू अप्लाई करना है। अब यहां पे क्यू अप्लाई करते वक्त एक थोड़ी सी केयर करनी है, अगर तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हैं, लाइक एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो फिर आपने बीच में प्लस यूज करना है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो तो फिर आपने बीच में माइनस साइन यूज करना है। ये बात याद समझ आती है, मीन जब दो पॉइंट्स के बीच में आपने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है तो ठीक है, दोनों का आपने क्यू फंक्शन जो है वो फाइंड करके, अब अगर तो दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं तो आप क्या यूज करोगे, बीच में प्लस या माइनस। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फिर प्लस यूज करोगे, और अगर दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर क्या यूज करोगे, माइनस यूज करोगे। इस क्वेश्चन में क्योंकि एक नेगेटिव आ गई थी एक पॉजिटिव थी तो इसलिए हमने प्लस यूज किया। दोनों नेगेटिव होती या दोनों पॉजिटिव होती तो फिर हम माइनस साइन यूज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 का सिर्फ पार्ट ए आपने खुद से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा, 8 हो गया और 9 का पार्ट ए हो गया। आज के लिए बस इतनी ही स्टैट है, बाकी स्टैट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या। तो आज आपने क्या देखा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट करना सीखा है, और थोड़ा सा हमने इसकी बेस पर जो है वो एनालिसिस सीखा है। और हमने क्या सीखा, रिग्रेशन एनालिसिस, वही पुरानी बात, सिर्फ एक क्वेश्चन हमने रिपीट किया, आज रिग्रेशन लाइन बनाई है, और साथ हमने थोड़ा सा कोरिलेशन का इम्पैक्ट देखा है रिग्रेशन के साथ क्या है। मीन रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू जो चीज़ हमें पता चलती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट पे कितना डिपेंड कर रहा है, मीन इंडिपेंडेंट में एक चेंज लाने से डिपेंडेंट में कितना चेंज आएगा, यही रिग्रेशन एनालिसिस हमें बता रहा है। लेकिन ये बात की वैलिडिटी डिपेंड करती है किस चीज़ पे, कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। और कोरिलेशन हमें कहाँ से पता चलती है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से, आर स्क्वायर से। वो 100 के जितना करीब होगा उतनी रिग्रेशन एनालिसिस की वैलिडिटी हाई होगी, रिलायबिलिटी हाई होगी। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 100 से जितना अवे होगा उतनी ही रिग्रेशन एनालिसिस की वैलिडिटी रिलायबिलिटी क्या होगी, लो होगी। और हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ी सी कवर करने की कोशिश की, बेल शेप कर्व होता है, बातें हमने थोड़ी पुरानी रिकॉल की, शायद हमने कैलकुलेटर से पी क्यू आर कैलकुलेट करना सीखा। ठीक हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। ये औखा तो नहीं था, ये औखा तो नहीं था ना, क्या ख्याल है। ये आपकी सारे आईक्यू बुक के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, ये जितने क्वेश्चन है ये सारे हमारे आईक्यू बुक के क्वेश्चन है, मेरा अपना इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब इतना ही सिंपल है। मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे तो शायद कोई क्वेश्चन आ जाएगा 5-7 नंबर का, लेकिन मीन मीडियन मॉड पे पूरा क्वेश्चन ही MCQs में टेस्टिंग हो सकती है। क्या ख्याल है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसमें से सपोज एक पार्ट ए उसने कोई MCQ बना दिया, सिर्फ पार्ट बी का MCQ बना दिया, या इस तरह से बिटवीन वैल्यूज़ का MCQ बना दिया 1-2 नंबर के लिए, तो यूँ MCQs में भी इसकी टेस्टिंग हो सकती है।